संपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आय दृष्टि घटना चक्र के आय दृष्टि वार्षिकी 2024 की जो मैगजीन है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। हमने पहले पार्ट में सूक्ष्म दृष्टि को डिस्कस कर लिया है, जिसमें पार्ट 1 में सारे करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय परिदृश्य जो देश की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं के जो विभिन्न मंत्रालयों के जो घटनाएं हैं उन पर हम नज़र डालेंगे। ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह मैगजीन जो घटना चक्र आय दृष्टि है ये सभी एग्जाम के लिए जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर जो बीपीएससी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है। तो यहाँ से करंट अफेयर डायरेक्ट स्टक करते हैं। तो चलिए आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य को डिस्कस करते हैं। यह दूसरा पार्ट है, दूसरा लेक्चर है। तो जिन्होंने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे जो राष्ट्रीय परिदृश्य है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन जो एक देश के लिए एक चुनाव ये इसको मंजूरी दे दिया गया है और ये देश में वर्ष 1951-52 में जो 1967 तक के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए जाते थे और इसके पश्चात यह चक्र जो है कि टूट गया। फिर से निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा व्यय होता है और साथ ही साथ जो आचार संहिता है आदि के जो लंबे समय तक लागू रहने के कारण जो विकास कार्य हैं ज़्यादा समय तक जो ये सब आचार संहिता लागू रहता है, जो हमारे देश की इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आती है और जो विकास कार्य है वो अवरोधित हो जाता है। तो उसी को अटेन्यूएट करने के लिए भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर 117वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की है। तो उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव जो ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है और यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंप दी गई थी। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे, जिसमें प्रथम चरण में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जबकि दूसरा चरण है उसमें 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं वो होंगे और जो समकालिक चुनाव के जो कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भी लागू कर दिया गया है। यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा तथा दूसरा ये केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। साथ ही साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि एंड अनुच्छेद 172 में संशोधित करते हुए इसके संवैधानिक संशोधन विधेयक स्थापित किया जाएगा। दूसरे चरण में जो नगर पालिकाओं पंचायतों के चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव होने के 100 दिन के भीतर कराए जाएंगे। तो भीतर आयोजित किए जाएंगे और इसमें देख सकते हैं प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य होगा और इसमें जो है कि कुछ जो वन नेशन वन इलेक्शन में उच्च स्तरीय कुछ बैठक हैं जिसमें 8 सदस्य हैं। इसका जो गठन हुआ था 2 सितंबर 2023 को हुआ था और इसके अध्यक्ष जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और इसके जो मुख्य जो सदस्य हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एंड गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह एंड लोकसभा के महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग के एंड अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रण सदस्य एंड सचिव जो हैं नितेंद्र चंद्र, सचिव भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। नेक्स्ट है PM आशा योजना जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। अभी जो वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना जो उबरेला स्कीम है तो उसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो PM आशा को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2018 में एक घोषणा जो योजना का उद्देश्य है किसानों के उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मीन्स MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य यह जो है 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा के अंतर्गत शामिल योजनाएं हैं।
इस जो 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025 और 26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पीएम आशा के अंतर्गत जो कंपोनेंट हैं वो उसमें होंगे जो पीएसएस जो प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएफ प्राइस स्टेब्लिश फंड एंड पीडीपीएस प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम एंड एमआईएस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड पीएम आशा। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के उनके उत्पादों पे उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यकताओं के मूल्यों के आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित करना है। तो पीएम आशा योजना 35,000 करोड़ रुपए का लागू किया गया है वर्ष 2025 तक 26 तक, ये 15वें वित्त आयोग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अभी प्रधानमंत्री ने जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया है। केंद्रीय बजट जो 2024-25 में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने जनजाति समुदाय जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जनजाति जो प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके तहत जनजाति बहुल जो गाँव हैं, आकांक्षी जिले हैं कि सभी जनजाति परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए लगभग 6300 गाँव शामिल किए गए हैं, जिसमें 5 करोड़ जनजाति लोग इसमें शामिल हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आप याद रखिए। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इस अभियान में कुल व्यय 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें जो सेंट्रल शेयर 56,000 रहेंगे और राज्यों का शेयर 22,823 करोड़ रुपए होगा। और इसमें जो टोटल गांव हैं 549 गांव और 2,740 ब्लॉक होंगे। और इस अभियान में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजाति जो कि पर्यटन क्षमता का दोहन करना है और ये सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। और नेक्स्ट है, बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी गई है। ग्लोबल बायो इंडिया जो ग्लोबल बायो इंडिया है, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितकारों का जो एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जो बायरक है उसी के थ्रू ये आयोजन कार्यक्रम जो बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी गई है। और यह 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी गई है। बायो राइड का पूर्ण रूप से इसका नाम है बायो राइड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट एंड बायो राइड योजनाओं में जैव प्रौद्योगिकी का विभाग 2 योजनाएं होंगी, जिसमें जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास रिसर्च डेवलपमेंट एंड औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास जो I&ED का विलय किया जाएगा। साथ ही जो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बायो फाउंड्री जो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को शामिल किया जाएगा। और इसमें जो है 6 व्यापक जो इंपॉर्टेंट है फोकस किए जाएंगे, जिसमें जैसे जैव आधारित रसायन एंजाइम एंड कार्यात्मक खाद्य स्मार्ट प्रोटीन एंड प्रिसीजन एंड बायोथेरेप्यूटिक्स एंड जो जलवायु लचीली कृषि एंड कार्बन कैप्चर एवं उसका उपयोग, भविष्यवादी समुद्र एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। इस नीति के तहत बायो निर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब, बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। अभी नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। यह 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से कानपुर प्रयागराज वाराणसी पर रवाना किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की जो अधिकतम जो है सीमा है 160 किलोमीटर पर घंटा है। और यह 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिषद से भारत के पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना कर दिया। BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। और यह 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। और आधिकारिक रूप से यह ट्रेन पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणाली से काफ़ी भिन्न है। शहरी मेट्रो ट्रेनें जो आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती हैं, जबकि नमो भारत रैपिड रेल अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन मौसम।
अभी 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 200 करोड़ रुपए मीन्स 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। और जो इस मिशन के मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो होस्टिंग किया जाएगा एंड पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान इस मिशन पर काम करेंगे। इसमें पहला संस्थान है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड NCMRW नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। तो मिशन मौसम जो उच्च परिशुद्धता हाई प्रिसीजन के साथ मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक नया जो न्यू बेंचमार्क स्थापित करेगा। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु संरक्षण 2024। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। एंड इस कार्यक्रम जो 5 वर्षों में 2024 तक पर्टिकुलर मैटर अर्थात PM10 एवं PM25 के 2.5 के स्तरों पे 20 से 30% की कटौती करने का लक्ष्य है। एंड NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। श्रेणी 1 में 47, श्रेणी 2 में 43, श्रेणी 3 में 40। और यह 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर स्वच्छ वायु संरक्षण 2024 को परिणामों की घोषणा की गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छ वायु संरक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया। श्रेणी 1 में फर्स्ट रैंक पे सूरत जो गुजरात में एंड दूसरा जबलपुर मध्य प्रदेश, थर्ड है आगरा उत्तर प्रदेश। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र, झांसी उत्तर प्रदेश। श्रेणी 3 में रायबरेली उत्तर प्रदेश, नलगोंडा तेलंगाना, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ वायु संरक्षण 2024 उत्तर प्रदेश की स्थिति है। समग्र रैंक में थर्ड है आगरा, फोर्थ लखनऊ, फिफ्थ कानपुर, 13 वाराणसी, 22 गाजियाबाद, 24 प्रयागराज। और इसी प्रकार से श्रेणी 3 में रायबरेली, अनपराग, खुर्जा, गजरौला। स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता दी गई। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन जो SBM है, भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव की प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रम नेशनल बिहेवियरल चेंज एंड सैनिटेशन प्रोग्राम में से एक है। इस मिशन में देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त करने पर केंद्रित है। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम पर देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। और यह जो है कि 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी मल्टी डिसिप्लिनरी विज्ञान जर्नल नेचर में एक लेख आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। और इसका शीर्षक है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। एंड जो स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के संबंध में जांच करने के उद्देश्य से यह जो अध्ययन संचालित किया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर 2024 से पहले किया जाता था। इस अभियान का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, 4S। नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग जो भारत की एक विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, एक गैर संवैधानिक निकाय जो
जो संवैधानिक निकाय है भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका जो गठन है किया जाता है। 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों के लिए की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान कर दी है। अब भारत के 23वें विधि आयोग में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे: एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित सचिव जो विधि विभाग में होंगे पदेन सदस्य के रूप में सचिव विधायी विभाग, एंड जो 5 अंशकालिक सदस्य होंगे, पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित होगा। एंड न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हैं ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। डिजिटल कृषि मिशन लॉन्च किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक जो अवसंरचना है जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात केंद्रीय बजट जो लागू हुआ 2025 में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को आच्छादित कवर किया जाएगा। इस वित्त में डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल संरक्षण किया जाएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ ही रजिस्ट्रियों को जो अपडेट करना है। और यह जो है कि जो 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन में 2817 करोड़ रुपए व्यय होगा एंड सेंट्रल शेयर 1940 करोड़ है। डिजिटल कृषि मिशन जो है मूलभूत से डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम के रूप में डिजाइन किया गया है एंड जिसके विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान करना है। इसमें 2 जो है कि फाउंडेशन पिलर हैं, जिसमें एग्रीस्टेक एंड कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग, सॉइल प्रोफाइल मैपिंग शामिल होगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक और मिशन है इसमें, जिसमें भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, निर्माण वैश्विक रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। यह देश में जो सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हेतु जो 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इसके मिशन के नेतृत्व में जो डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत और एक व्यापक बिजनेस डिवीजन में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक जो सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित करेगी और कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। यह प्रस्ताव इकाई 3300 करोड़ रुपए में स्थापित की जाएगी, स्टेब्लिश होगा वहाँ पर। 60 लाख चिप्स प्रतिदिन बनाए जाएंगे। और जून 2023 में केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई स्थापित करने हेतु माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों को स्थापित किया जाएगा, जिसमें धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह सेमीकंडक्टर फैब जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप है, ताइवान की साझेदारी में स्थापित किया जाएगा। इस इकाई की क्षमता 50,000 जो वेयर स्टार्ट पर मंथ होगी। यह भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब, फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनेबल सेमीकंडक्टर होगी। भारत अमेरिका की साझेदारी 9 सितंबर 2024 को अमेरिका विदेश विभाग जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भारत के सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना जो मंत्रालय है इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और उसमें विविध लाने के लिए अवसर प्रदान लगाता है, अवसरों का पता लगाना है।
उल्लेखनीय है कि ITISI कोष को सृजन अमेरिका के लिए 2022 तक 22 के चिप्स अधिनियम के तहत किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह। जो भारत सरकार, जो सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। अनुच्छेद 124 में उल्लेखनीय है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 में संविधान में लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की। हीरक जयंत वर्ष डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत का उल्लेखनीय की है। 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 75वीं वर्षगांठ पर मनाई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। 31 अगस्त 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया है। और जो सम्मेलन था इसके होस्टिंग जो मेन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है जो वाड़वड़ पत्तन का शिलान्यास, जो वर्तमान भारत में कुल 12 महापत्तनम मेजर पोर्ट हैं, जो पोर्ट्स हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन होता है। और जो महापत्तनम जो प्राधिकरण अधिनियम 2021 मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यद्यपि भारत के वर्तमान में स्थिति पत्तन सुदृढ़ ग्राहक एंड आधार बुनियादी ढांचा और अवसंरचना आदि सुधारों में लैस है। तो 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाड़वड़ पत्तन जो वाड़वड़ पोर्ट का शिलान्यास किया। यह पत्तन जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में ढाड़ू नगर के निकट स्थित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। कुछ मेजर पोर्ट्स हैं जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता एंड पारादीप पत्तन उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश एंड कामराजर पत्तनम तमिलनाडु एंड चेन्नई पत्तनम तमिलनाडु पोर्ट एंड BO चिदम्बरनार जो पोर्ट है एंड तमिलनाडु एंड दीनदयाल पोर्ट गुजरात, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, मुरगांव पोर्ट गोवा, नव मंगलुरु पोर्ट कर्नाटका, कोचिन पोर्ट कोच्चि केरल। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 4 जून 2024 को कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। इसमें इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा है। इंडिया मोस्ट एम्बिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों जो फ्यूचरिस्टिक्स इंडस्ट्रियल सिटीज़ का विकास करना है एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। स्मार्ट शहरों के रूप में परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंक के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एंड
जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 12 जो परियोजनाएं हैं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लेकर आएंगी। 12 औद्योगिक जो शहर हैं 10 राज्यों के विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारे के साथ राजनीतिक रूप से नियोजित करना है। उल्लेखनीय है कि 12 नए औद्योगिक शहरों में केवल 11 शहरों के नाम घोषणा की जाती है। तो 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे जो हैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा एंड भीषक चेन्नई औद्योगिक गलियारा एंड बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा एंड उड़ीसा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा एंड हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। चार विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर जो धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जो धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में है, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश एंड एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अभी एकीकृत पेंशन योजना जारी कर दिया गया है। यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें इनकम सिक्योरिटी प्रदान करना है। इसमें जो है कि जो यूपीएस को लागू कर दिया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। इसमें लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा एंड इसमें जो है कि पेंशन जारी करना राष्ट्रीय पेंशन NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत लाभार्थी को उनके लिए यूपीएस लागू कर दिया गया, स्विच में लागू कर सकता है। यह 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इस योजना का जो मुख्य विशेषताएं हैं, सुनिश्चित पेंशन 12 महीनों में प्राप्त और औसत मूल्य एवरेज बेसिक पे के 50% के समतुल्य राशि मूल्य पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी और जो न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन के जो पात्र हो जाएंगे। NIRF जो इंडिया रैंकिंग 2024 अभी जारी कर दिया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करना है, एक कार्य प्रणाली के रूप में तैयार रखना है। ज्ञातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। 12 अगस्त 2024 को जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 जारी कर दिया है, जिसमें रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन हैं, तो इस रैंकिंग में दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी किया गया है। यह इंडिया रैंकिंग में 9वां संस्करण है, जिसमें अंतर्गत ओवरऑल कॉलेज, विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट, नवाचार एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये सभी को स्किल यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय। उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत भी स्थानों को रैंक प्रदान की जाएगी। इसमें इंडिया रैंकिंग 2024 में 5 स्थान हैं, जिसमें IIT मद्रास एंड भारतीय विज्ञान संस्थान 83.28 एंड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 81.37 एंड IIT दिल्ली 80.31, IIT कानपुर 77.56। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया है। सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स जो SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन
वर्ष 2018 में किया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। इसका उद्देश्य है एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर जो भारतीय राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों को की रैंकिंग तैयार करना है। यह 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 चौथा संस्करण जारी किया गया है। और इस इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं इस समय सुमन बेरी हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय है विकसित भारत की ओर सतत प्राप्त समावेशी विकास। इसमें उत्तर प्रदेश जो वृद्धि स्कोर है 25 है, जम्मू कश्मीर 21, उत्तराखंड 19, सिक्किम 18, हरियाणा 13। और इसमें जो है कि जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है एसडीजी में रैंकिंग में केरल को 79, तमिलनाडु 78, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश 77। नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस मनाया गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की है। साथ ही इसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज़्यादातर अत्याचार किए गए। तो अभी इस समय अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाया गया। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस संबंध में 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। साथ ही इसे 12 मार्च 2024 को ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसलिए जो उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। 13 महीने के बाद हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और इसीलिए अब जो हैदराबाद की मुक्ति दिवस 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 अभी किया गया। यह 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया गया। इस शिखर का सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन उन्होंने ही किया। एंड इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और जो ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नई जो इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि मल्टी स्टॉक होल्डर एंड इनिशिएटिव है जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। जीएपीआई के संस्थापक द्वारा भारत की भी शामिल किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रशंसा दिवस है प्रतिवर्ष 16 जुलाई को मनाया जाएगा। एंड यह कृत्रिम जो आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता जो एआई और संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रगति और नवाचार पर प्रकाश डालने का एक वार्षिक कार्यक्रम है। एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूएन जनरल असेंबली ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत अडॉप्ट किया है। यह प्रथम अवसर है जहां महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगीकृत किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मत से अपनाया गया है। इंडिया एआई मिशन भी लॉन्च किया गया है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस व्यापक जो राष्ट्रीय स्तरीय जो मिशन है इसमें जो बजट आएगा 10,371.92 करोड़ रुपीस। यह विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है। जो इंडिया एआई मिशन भारतीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है
पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है, प्रदान करना है, महत्वपूर्ण कदम है। एंड इंडिया एआई जो इनोवेशन सेंटर है, यह एक शैक्षणिक संस्थान है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जो अनुसंधान क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभागियों की व्यवस्थित तैनाती पर रिटेंशन सुनिश्चित करता है। एंड इंडिया एआई डेटा मंच, यह इंडिया बिजनेस डिवीजन द्वारा विकसित किया जाएगा। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड यह बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की क्षमता वाले प्रभावी एआई समाधानों को संबंधित करना है, विकसित करना है, उनके विस्तार करने और उन्हें अपनाने की बढ़ावा देना है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, एआई प्रयोगशाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना करेगा। इंडिया स्टार्टअप एआई स्कीम, इंडिया स्टार्टअप फिनांस। नेक्स्ट है दूरसंचार अधिनियम 2023। जो दूरसंचार विधेयक है, द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 एंड 18 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। अधिनियम के विविध प्रावधानों में से कुछ प्रावधान 26 जून 2024 को तथा कुछ प्रावधान 5 जुलाई 2024 को लागू किए गए। इसमें कुछ जो पहले प्राधिकार हैं, जो ऑथराइजेशन है, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना करना एंड रेडियो उपकरण धारण करना, एंड जो स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा सिवाय निर्दिष्ट उपयोग को छोड़कर, एंड 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों और संदेशों की 1 से ज़्यादा श्रेणियों पर इंटरनेट एंड मॉनिटर ब्लॉक किया जाएगा। लोक परीक्षा जो अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 जारी किया गया। सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ते कदाचार के कारण उनके आयोजन में देरी हो रही है, साथ ही परीक्षाएं रद्द भी हो रही हैं, जिसके लिए लाखों युवाओं का भविष्य जो है कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। एंड पब्लिक एग्जामिनेशन के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीके एंड या उनके द्वारा विकसित किए गए जो अपराधों से निपटने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट कानून देश में अस्तित्व में नहीं था। अब यह ज्ञातव्य है कि 18 जून 2024 को भारत के 317 शहरों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट 2024 एंड यूजीसी 2024 19 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विज्ञप्ति जारी कर दिया था। तो अब 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 प्रावधानों को लागू करने हेतु राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी कर दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन अभी किया गया है, तो इसमें देखते हैं 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आ गया था। इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित एक कार्यालय से कार्य करना प्रारंभ किया था। बिहार सरकार ने एक नए नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर जो परमानेंट कैंपस के लिए राजगीर में 455 करोड़ एकड़ भूमि प्रदान की थी। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का अस्थायी परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के बीच एक संयुक्त सहयोग है, ज्वाइंट कोलैबोरेशन है के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल हो गया है और जो भुज स्थित है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय इस क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि थी, जो लोगों को
श्रद्धांजलि अर्पित करना है। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भीषण भूकंप की घटना हुई थी, जिसमें रिएक्टर स्केल लगभग 7.9 था। उसी के लिए भुज में इस भूकंप के कारण केवल कच्छ जिले में ही लगभग 12,932 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लगभग 15.23 लाख जो व्यक्ति है प्रभावित हुए थे। तो इसीलिए वर्ष 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम की सूची जारी कर दिया गया है। भुज गुजरात स्थित स्मृति भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सल अवार्ड के लिए अल्प सूची शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यह भारत में स्थित पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे एक अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। यह आधुनिक भारत में से अब तक निर्मित सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय, लार्जेस्ट मेमोरियल एंड म्यूजियम है। इस संग्रहालय में 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले, फोर्ट के साथ साथ क्षेत्र एरिया साझा करता है। विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन जो स्थित है, जिसे स्मृति भूकंप स्मारक में 4.5 लाख से अधिक पेड़ हैं। मोदी सरकार 3.0। 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों के चुनाव हेतु भारत सरकार ने 7 चरणों की मैराथन प्रक्रिया में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मतदान संपन्न कराने की घोषणा की थी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न हो गया और यह दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार आम चुनाव 2024 में सभी चरणों में कुछ मिलाकर मतदान केंद्रों में 65.79% मतदान दर्ज किया गया है। चलिए मतदान में देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को विजेता सीटें हैं 240 हैं। मत प्रकाशित इसमें इतना है। विजित सीटें वर्ष 2019 में 303 थी। भारतीय राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस 21.19%, समाजवादी पार्टी 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 एंड द्रविड़ खड़गड़ हैं डीएमके हैं 22 है एंड तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी हैं 16 हैं एंड जेडीयू 12 हैं। वर्तमान में लोकसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसदों की संख्या 98 है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटें रायबरेली और वायनाड से विजयी हुए थे। लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के कुल 80 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। समाजवादी पार्टी कुल 37 पार्टी से जीत गया है, विजयी रहे हैं। एंड सबसे युवा सांसद देखते हैं जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हैं। 25 वर्ष की उम्र में पुष्पेंद्र सरोज हैं एंड 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था। लोकसभा निर्वाचन 2024 में ये कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सांसद निर्वाचित हुए हैं। सबसे युवा महिला सांसद वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज, जो उनकी आयु है 25 वर्ष है, 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की आयु सांसद हैं और इनका जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ था। लोकसभा निर्वाचन 2024 में ये मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सांसद हैं और यह समाजवादी पार्टी से संबंध रखती है। लोकसभा चुनाव में 2024 में टोटल 74 महिलाएं हैं, जबकि 2019 के आम चुनाव में 78 महिलाएं विजयी हुई थी। इस बार कम हैं। नौ जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात लगातार तीसरी कार्यकाल के लिए यह पद ग्रहण करने
वाले श्री मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री के अंतर्गत 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024 अभी हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में आंध्र प्रदेश की 15वीं विधानसभा का कार्यक्रम 12 जून 2019 से 11 जून 2024 तक निर्धारित था। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 175 है। 129 सीटें अनुसूचित जाति, 7 सीटें अनुसूचित जनजाति की। आंध्र प्रदेश में सभी 175 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, निर्वाचित क्षेत्र हैं, चुनाव में 13 मई 2024 को संपन्न हुआ। इसमें 12 जून 2024 को चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता जन सेवा पार्टी संस्थापक जो कल्याण के आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एंड नेक्स्ट है उड़ीसा विधानसभा चुनाव। उड़ीसा जो विधानसभा चुनाव है 25 जून 2019 से 24 जून 2024 तक चला है था। और उल्लेखनीय है कि इसमें टोटल 147 कुल सीटें हैं। 24 सीटें अनुसूचित जाति की, 33 सीटें अनुसूचित जनजाति की। चार जून 2024 को घोषित परिणामों के अनुसार उड़ीसा विधानसभा निर्वाचन में 2024 में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। 78 सीटें जीतकर जो सामान्य बहुमत सिंपल मेजॉरिटी हासिल किया है। और 12 जून 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित एक समारोह में मोहन चरण मांझी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जो कनक वर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश चुनाव। अरुणाचल प्रदेश में 7वीं विधानसभा कार्यक्रम 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक निर्धारित था। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 60 है। इनमें 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इसमें जो चोना मीन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और जो वहाँ के पेमा खंडू हैं लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सिक्किम विधानसभा चुनाव। सिक्किम की 10वीं विधानसभा चुनाव था जो 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक चला। और वहाँ टोटल 32 सीटें हैं, 2 सीटें अनुसूचित जाति की हैं, जिसमें 2 जून 2024 को घोषित जो चुनाव परिणाम आ चुके हैं। मुख्यमंत्री वहाँ के प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम जो क्रांतिकारी मोर्चा है लगातार दूसरे कार्यक्रम के लिए हिमालयी राज्य सिक्किम में सत्ता प्राप्त करने में सफल रहे हैं। एंड लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की प्रेम सिंह तमांग। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण 1950 से 2015। 7 मई 2024 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन को धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण जो शेयर ऑफ द क्रॉस कंट्री एनालिसिस के नाम से प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% की कमी दर्ज की गई है, जबकि कुल जनसंख्या में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों की हिस्सेदारी बढ़ी है। वर्ष 1950 में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में 84.68% की, वहीं घटकर 2015 में 78.06% हो गई है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 लागू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया है, जो वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिक
अधिसूचना 2019 के लिए कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। 31 दिसंबर 2024 को भारत में प्रवेश कर चुके भारत की नागरिकता चाहते हैं जो भारतीय नागरिकता के लिए जो अर्हता है प्राप्त करने के लिए आवेदकों में अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में एक भारतीय भाषा का ज्ञान शामिल है। नेक्स्ट है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना का विकास NHPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और टोटल जो उसमें परियोजना में व्यय आएगा 31,875 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। इस जल विद्युत स्टेशन को 10 नवंबर 1897 को कमीशन किया गया था। यह जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट है सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया गया है। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में आभासी माध्यम से जो वर्चुअल माध्यम से सेला सुरंग परियोजना जो है राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुरंग का निर्माण सीमा सड़क जो BRO ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया एंड जो प्रोजेक्ट वर्तक के थ्रू एंड सेल सुरंग समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह सुरंग असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है। सेला सुरंग भी बनाया गया जो भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। 7 मई 2024 को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत में सबसे ऊंची सुरंग हाईएस्ट टनल ने इंडिया के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के अनुसार यह सुरंग भारत में इंजीनियरिंग का चमत्कार है और यह सुरंग नगर तवांग के लिए कनेक्टिविटी में परिवर्तन लाएगी। बांगरा जो बांगसा पुल को मान्यता प्रदान की गई। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 8 मई 2024 को लद्दाख स्थित जो ब्राक्सा पुल है ब्रिज है विश्व के सबसे ऊंची हाईएस्ट मल्टी स्पैन ब्रिज के रूप में मान्यता प्रदान की और यह 14,900 फीट की ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया है। ये BRO द्वारा बनाया गया 174 दिनों में निर्मित यह पुल लद्दाख में भारतीय थल सेना को जो परिचालन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी पर प्रदान करेगा। शौर्य की प्रतिमूर्ति 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरहाट असम में लाचित बरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 84 फीट है। यह प्रतिमा 41 फीट ऊंचे मंच पेडेस्टल के ऊपर स्थित है। इस प्रकार मंच सहित इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। यह विश्व में लाचित बरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उल्लेखनीय है कि लाचित बरफुकन की इस प्रतिमा को शौर्य के प्रतिमूर्ति के नाम दिया जाएगा। एकात्मक की मूर्ति 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मकता की मूर्ति जो है कि आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा तहसील के अंतर्गत जो मानधाता पर्वत पर स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है और 54 फीट ऊंचे एक आसान पेडेस्टल के ऊपर स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य की प्रतिमा है और यह 206 फीट की ऊंचाई पर है और दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय नोट फॉर वोट मामला। अभी भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीश की पीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद की सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2024 को वर्ष 1998 के PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य बनाम मामले में 5 न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के आधार पर
दिए गए फैसले के सर्वसम्मत से खारिज कर दिया है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत लेने के मामले में संसद द्वारा विधानमंडल स्थितियों को खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच एवं मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना भी लागू कर दिया गया है। यह जो है कि 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके पूर्व 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस योजना को लॉन्च किया जाने वाले की घोषणा की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित किया जाएगा। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। यह कार्यक्रम देश भर में बालिकाओं और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, जो STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशलों स्किल को सिखाने का अवसर प्रदान करेगा। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम एक परिसर का उद्घाटन किया गया है, जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर के एक अत्याधुनिक परिसर कैंपस का उद्घाटन किया गया। यह 1600 करोड़ रुपए के निवेश में बनाया गया है। 43 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है। एरो स्पेस इंजीनियरिंग सुविधा और 2023 में प्रधानमंत्री तुमकुरू कर्नाटक में HL हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का राष्ट्र को समर्पित किया है। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसे स्वाति पोर्टल कहते हैं। स्वाति का पूरा नाम है साइंस फॉर वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसमें STEM साइंस है। यह 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चुनावी जो बॉन्ड योजना असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। 2 जून 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्री के आर्थिक कार्यक्रम विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 31 क्लास 3 के तहत चुनावी बॉन्ड योजना 2018 इलेक्शन बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्त पोषित पॉलिटिकल फंडिंग की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना था। स्मरणीय है कि 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना के असंवैधानिक घोषित कर दिया। चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो प्रॉमिसरी नोट के रूप में प्रॉमिस के रूप में जारी किया जाता है। यह धारक बीरर के रूप में एक बैंकिंग उपकरण होता था। इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होता था। चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत का नागरिक हो। भारत में जो निगम स्थापित किया कॉर्पोरेट निकाय द्वारा भी यह बॉन्ड खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड में 1000, 10,000, 1 लाख के रूप 10 लाख एंड 1 करोड़ मूल्य वर्ग में जारी किए जाते थे। यह बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि 15 दिनों की अवधि तक वैलिड होते थे। 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को न भुगतान और जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कर दिया जाता था। भारत रत्न 2024 अभी कुछ लोगों को दिया गया। जो भारत रत्न सम्मान की परंपरा वर्ष 1954 से शुरू हुई। अब यह कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें 48 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया है। ये 4 व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन। जबकि 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली में स्थित उनके निवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया। चारों को देख लेते हैं हम। कर्पूरी ठाकुर जो हैं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं, राजनीतिक एवं शिक्षक थे। एक जननायक के रूप में लोकप्रिय थे।
इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी। श्री आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वे जून 2002 में 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सबसे लंबी अवधि तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चौधरी चरण सिंह, यह भारत के प्रधानमंत्री थे जो 28 जून 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। चौधरी चरण सिंह को, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव, ये 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एमएस स्वामीनाथन जो हैं, ये कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर उनके कार्य के लिए जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, और उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनके द्वारा 1988 के चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई थी। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया गया। अभी जो डॉल्फिन केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र पटना में स्थित है। यह भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का लक्ष्य डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में कार्य करना है, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे। जो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए बहुत चीज़ें इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस केंद्र में जो शोधकर्ता हैं डॉल्फिन के लिए जो प्राकृतिक पर्यावरण पर्यावास में उनके व्यवहार के रूप में पहलुओं पर गहन शोध करेंगे। तो ये जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया जाएगा। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। यह देवभूमि द्वारका गुजरात में एक कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जिला है। एंड इस जिले में स्थित द्वारका नगर हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिन्हें 4 धाम श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, द्वारका श्री द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, श्री पुरी श्री जगन्नाथ उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु कहा जाता था। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारा द्वीप से जोड़ता है। सुदर्शन सेतु की लंबाई लगभग 2.32 किलोमीटर है, जिसमें 900 मीटर लंबा भाग केबल के सहारे टिका हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन फिशरीज सेक्टर के समग्र विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। PMMSY के अंतर्गत 2050 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य पालन क्षेत्र में होने वाला है। 8 फरवरी 2024 को प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की मंजूरी दे दी गई। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फॉर द सिटीजन का स्पष्ट उल्लेखनीय है। इसमें 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया गया। ज्ञातव्य है कि 6 फरवरी 2024 को यह विधेयक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 द यूनियन एंड सिविल कोड उत्तराखंड 2024 शीर्षक के विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 11 मार्च 2024 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हो गया था। ये अयोध्या में हुआ। बाईस जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह की
जो विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की। एंड इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पर संघ चालक जो डॉक्टर मोहन भागवत तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष जो महंत नृत्य गोपाल दास उपस्थित थे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी 2024 को स्थापित की गई, जबकि इस प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। श्री रामलला की प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्ण शिला पत्थर काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। श्री रामलला की मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट है। एंड इस प्रतिमा में 5 वर्ष की आयु में श्री रामलला की खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में किया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व में 350 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट है। यह मंदिर 3 मंजिला का होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट की होगी। मंदिर में कुल 392 खंभे, 44 द्वार होंगे। मंदिर के मुख्य गृह में श्री राम की बाल रूप प्रतिमा तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे निम्नवत हैं, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप होंगे। मंदिरों के चारों ओर आयताकार परकोटा होगा, जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवाहा सेवा अटल सेतु बनाया गया। अभी अर्बन ट्रांसपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के माध्यम से नागरिकों को आवाजाही को सुगम बनाना और इसमें सुधार लाना है। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया है। बारह जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु शिवडी दक्षिण मुंबई के प्रारंभ होकर न्यावा सेवा नदी नवी मुंबई के रूप में के निकट चिरले गांव में समाप्त होगा। यह भारत का सबसे लंबा सेतु है। साथ ही भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु सी ब्रिज भी है। यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु भी होगा। इस सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है। यह समुद्र सेतु लगभग ऊपर 16.5 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत है, जबकि इसका शेष भाग भूतल पर बना हुआ है। इसके 6 लेन हैं। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किया गया। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए हैं। 2023 में 4,477 शहरों का आकलन किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया है। हालांकि इस वर्ष इंदौर के साथ साथ गुजरात को भी प्रथम रैंक प्रदान हुआ है। इसमें जो फर्स्ट रैंक है इंदौर को एंड फर्स्ट रैंक सूरत गुजरात को भी मिला है। तीसरे नंबर पर नवी मुंबई, चौथा विशाखापट्टनम, 5वां भोपाल और 10वां नंबर पुणे। सिर्फ 5 शहर हैं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, जिसमें सासवाड़ महाराष्ट्र फर्स्ट है एंड जो पाटन एनपी छत्तीसगढ़ दूसरा एंड लोनावाला महाराष्ट्र 3, जो कराड़ महाराष्ट्र 4, पंचगनी महाराष्ट्र 5। सिर्फ 5 गंगानगर जो गंगा शहर है। वाराणसी को फर्स्ट है, प्रयागराज दूसरा, बिजनौर तीसरा, हरिद्वार चौथा, कन्नौज 5वां। अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय की ऐतिहासिक निर्णय। भारतीय संविधान के अनुसार 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 370 के तहत भारत की संसद जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी। अनुच्छेद 370 के कारण ही भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 से ही उपजा है।
यह वर्ष 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विधायिका और स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता था। अगस्त 2019 में भारतीय संसद के अनुसार 370 एवं अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे के समाप्त को मंजूरी प्रदान की थी। 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय 50 के सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के लिए निर्णय को वैध ठहराया। इस संविधान पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़ सहित जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई तथा जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध था। अनुच्छेद जो संक्रमणकालीन जो ट्रांजिशनल उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे और यथाशीघ्र बहाल करने 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। नमो ड्रोन दीदी योजना, अभी नमो ड्रोन दीदी योजना भी लॉन्च कर दिया गया है। भारत जो फर्टिलाइजर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फास्फेटिक एवं पोटास खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक इंपोर्टर भी है। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। PM जनमन योजना अभी लागू किया गया है। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महासभा PM जनमन की शुरुआत की है। PM जनमन का मतलब होता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो PM जनमन मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजाति समूह का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों में योजनाओं में छूट गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 भी हुए हैं, जो कि नवंबर 2023 में 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ था, जो वहाँ की 10 सीटों जो 90 सीटें थी, में 10 सीटें अनुसूचित जात, 29 सीटें अनुसूचित जनजात के लिए थी। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वहाँ पे मिला था छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पे जो चौथे मुख्यमंत्री जो रूप में उन्होंने पहले आदिवासी मुख्यमंत्री अरुण साव विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एंड जो विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें 230 सीटें थी, 35 सीटें अनुसूचित जात, 47 सीटें अनुसूचित जनजात की थी और 77.15% वहाँ पे मतदान हुआ और राज्य में मतदान 17 नवंबर से 2023 को संपन्न हो गया और मोहन यादव को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जो मिजोरम विधानसभा में वहाँ पे भी हुआ, जो कि 8 दिसंबर 2023 को लाल दुहोमा जो मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा को मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और पिछले लगभग 40 वर्षों में यह प्रथम अवसर है जब मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी नेता ने मिजोरम में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी हुआ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टोटल 119 सीटें हैं। तीसरी तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया गया तथा अनुमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का दूसरे उप
मुख्यमंत्री हैं। मेरा युवा भारत। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश में युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। यह युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है प्रदान करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने और लोगों, संस्कृति, उपलब्धियों, गौरवशाली इतिहास को साझा करना, संचालित करना है। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी पार्टी मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 से हुई थी। मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है जिससे भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। इस अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 तक के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे के प्राथमिक वाले खंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। गांगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। गांगे डॉल्फिन जो गांगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। उल्लेखनीय है कि यह गांगे डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी जो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त शेष मीठे पानी की डॉल्फिन में जो यांगत्जे नदी चीन में पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन और अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन के नाम से उल्लेखनीय है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा जो गंगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। और इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय नेशनल जो एक्वेटिक एनिमल के रूप में अधिसूचित किया था। भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया को केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय भेषज संहिता आयोग को भारत में निर्मित और जो विपणन जाने वाली दवाओं को मानक स्टैंडर्ड को आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। 3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह पीडीजी फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप की वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में हुआ। यह अमेरिका, यूरोप, जापान के बाहर आयोजित पीडीजी की प्रथम बैठक थी। सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया। यह सरक्का जठारा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इस जो सरमलक्का जठारा मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला है। इसमें मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे बड़े जनजाति कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है। तेलंगाना में जो तड़वाई मंडप स्थित मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है।
4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 की संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकार की है। 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया और 17 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2023 के तहत अधिनियम है और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 सेंट्रल यूनिवर्सिटी संशोधित किया है। ट्रेवल फॉर लाइफ। सत्ताईस सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम वैश्विक रूप से लॉन्च किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया एंड 4 अक्टूबर 2023 को भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति जो महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128 संशोधन विधेयक 2023 एंड 128 अमेंडमेंट बिल 2023। 20 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 21 सितंबर 2023 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई। यह विधेयक संविधान अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है। इसके पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम पर एक संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर की एक योजना है। इस योजना का पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर जो कार्य करती हैं। इस योजना में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। आयुष्मान भव अभियान 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी एक प्रतीक है। यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। सांची भारत का पहला सौर शहर। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची स्तूपों, एकात्मिक अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों, स्थापत्य संपदा के कारण विख्यात है। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया।